बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम दूसरा सवाल जो है करते हैं, पेज नंबर 261 पे, क्वेश्चन नंबर 2। एंड द बुक इज़ फिरोज़ कमर एंड ग़ुलाम नासिर साहब। इस सवाल के अंदर एक हमको इंफॉर्मेशन दे दी गई है। फॉलोइंग आर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड अकाउंट ऑन 30 अप्रैल। ठीक है, यानी कि 30 अप्रैल को जो है जो भी इंफॉर्मेशन थी आपको, जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन थी वो आपको दी गई है। और ये कह रहे हैं जनाब, क्या कह रहे हैं कि आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट बनाना है और क्लोज करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और क्लोज करना है। ठीक है जी, अच्छा ओके। अब इन्होंने पार्टी का नाम यहाँ पे नहीं दिया है, तो हमने XYZ जो है ना लिख दिया है। पहले हम जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाएंगे, देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट हम उधर उस तरफ बनाएंगे ताकि दोनों पैरेलल चलें और आपको जो है एक इंतहाई यानी कि स्ट्रॉन्ग व्यू आपके पास आ जाए कि स्टेटमेंट अकाउंट किस तरह से बनाए जाते हैं और उनका फ्लो क्या होता है। राइट, चलिए जल्दी से सवाल शुरू करते हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, आपको मालूम है, ये मैं बता चुका हूँ आपको, ये पहला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो पहला जो है होता है वो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री होती है। मर्चेंडाइज और इन्वेंट्री एक ही लफ्ज़ है। इसको मर्चेंडाइज ओपनिंग यहाँ पे लिखेंगे और डेट डालेंगे कौन सी है जनाब, 1 अप्रैल की। ठीक है, 1 अप्रैल की डेट डालेंगे। 1,05,000 आउटर कॉलम में हम इसको लिखेंगे 1,05,000। अब इसके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम इस ओपनिंग मर्चेंडाइज के अंदर ऐड करेंगे क्या चीज़, नेट परचेजेस को हम ऐड करेंगे। नेट परचेजेस को ऐड किस तरह से करेंगे, सवाल में कभी भी नेट परचेजेस नहीं दिया हुआ होगा, बल्कि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इसके अंदर, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ परचेजेस ड्यूरिंग द पीरियड वो दी हुई होगी और कुछ चीज़ें प्लस हो रही होंगी और कुछ चीज़ें माइनस हो रही होंगी। प्लस होके जो है टोटल परचेजेस आएगा और माइनस करके नेट परचेजेस आएगा। लेट्स सी, हुण आओ मेरे नाल निकालते हैं। सही है, परचेज यहाँ से लिखते हैं। परचेजेस कितनी हुई जनाब, ये नेक्स्ट पेज पे है 6,40,000 रुपये। ये मिडिल कॉलम में आ जाएगा 6,40,000 रुपये। उसके बाद परचेजेस में क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं। ज़ाहिर है परचेजेस में सबसे पहले तो आपको ऐड होती है क्या चीज़, ट्रांसपोर्टेशन। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है इस तरीके से जो है ना ट्रांसपोर्टेशन ही ऐड करें, आपको ये पता होना चाहिए कि परचेजेस में कौन सी फिगर ऐड होती हैं, फिर आप उसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं। एक और जो है ना मैं चीज़ यहाँ पे बताता हूँ कि दिस इज़ योर आउटर कॉलम और दिस इज़ योर मिडिल कॉलम और ये जो है इनर कॉलम है। मैं इसको, ये 6,40,000 थी यहाँ पे, इसको मैंने लिखा 6,40,000 और ट्रांसपोर्टेशन को जो है मैंने इनर कॉलम में लिखा 28,500। ठीक है, ये बड़ा अच्छा ये एक लुक आता है आपको जब आप बनाते हैं, तो इसके अंदर ये ऐड होंगे, इसके अंदर ये ऐड और माइनस होंगे, तो एक फ्लो चलता है आदमी का। ट्रांसपोर्टेशन और इसमें क्या चीज़ ऐड होगी आपकी, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट ऐड, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट 11,000 रुपये।
और उसके बाद सेल्स टैक्स है, ऐड सेल्स टैक्स 38,000 रुपये, और सेल टैक्स, इंश्योरेंस ट्रांजिट, और जी इसको हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद यहाँ लिखेंगे हम इंश्योरेंस से ट्रांजिट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यानी कि अब कराची की हदूद हैं या लाहौर की हदूद हैं या पिंडी की हदूद हैं, तो अगर इसके दरमियान जो है ना गुड्स की जो है आप ख़रीदते हैं और लेके आते हैं, तो फिर आपको जो है ज़रूरत नहीं पड़ती है कि इंश्योरेंस करवाएं। ठीक है, इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि गुड्स को अगर कोई डैमेज हो जाता है तो भाई कीमती गुड्स हैं और उनको जो है ना हम इंश्योरेंस करवा लें। तो आपने ख़रीदा माल, जैसे मिसाल के तौर पर पेशावर से माल ख़रीदा है और कीमती आइटम है, सही है, कोई सी भी कीमती आइटम है, वो पेशावर से कराची लाने के दरमियान जो है ना हो सकता है ख़तरा हो कि कोई चीज़ डैमेज ना हो जाए, कोई चोरी चकारी ना हो जाए, तो इंश्योरेंस आप करवाते हैं ट्रांजिट का। और बाहर से पाकिस्तान के अंदर में जो भी माल आएगा, ये तो आप याद रखिए कि जो भी इंपोर्ट का माल आता है, यानी कि XYZ कोई भी कंट्री है, पाकिस्तान के अंदर अगर वो इंटर होगा तो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट लाजमी है। उसके बगैर कोई भी जो है कंपनी जो है शिपिंग लाइन जो है वो कंटेनर आपका लोड नहीं करती। ठीक है जी। अच्छा, तो ये इंश्योरेंस इन ट्रांजिट होता है कि जस्ट टू सेव यू फ्रॉम द डैमेजेस, अगर कुछ हो जाते हैं तो ये इंश्योरेंस ट्रांजिट है। सेल टैक्स आपको मालूम ही है, बहुत आजकल तो हॉट इशू है। ये सेल टैक्स हमेशा जो है परचेजेस की अमाउंट के ऊपर दिया जाता है, और अगर रिकवर नहीं हो सकता है तो ये इसका हिस्सा बन जाता है परचेजेस का, ये आपका मतलब एक्सपेंस हो जाता है। और अगर ये एडजस्टेबल होता है तो फिर एक्सपेंस का हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत आगे की कहानी है, जब आप पढ़ेंगे और समझेंगे। लेकिन आपके जहन में होना चाहिए, अगर मैं खाली सेल टैक्स कह दूं और वो ये बोलूं कि ये परचेजेस में ऐड हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये आपके पास ये अमाउंट यहाँ पे आपने लिखा 77,500। ठीक है, ये तीनों आपने ऐड किए। ऐड करने के बाद अमाउंट 77,500 आई, और इसके अंदर आपने ऐड कर दिया 6,40,000, तो ये हो गया 7,17,500। रिमेंबर कि अगर कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई रिटर्न एंड अलाउंसेस नहीं है, और किसी किस्म की ड्राइंग नहीं है, देन ये जो फिगर है डायरेक्ट यहाँ पे लिख दी जाएगी और ये फिगर हो जाएगी नेट परचेजेस। लेकिन चूंकि सवाल के अंदर ज़्यादातर जो है सवालात के अंदर आपको परचेज डिस्काउंट और रिटर्न आपको दी हुई होती है, रिटर्न एंड अलाउंसेस जो हम पढ़ चुके हैं ये आपको दी हुई होती है। और एक क्वेश्चन के अंदर जो है ना, मैंने देखा था, बड़ा अच्छा सवाल था वो, उसके अंदर उसने कहा था कि ओनर ने जो है मर्चेंडाइज ड्राइंग की, ये एडजस्टमेंट के अंदर था। तो एडजस्टमेंट के अंदर जब आप एडजस्टमेंट बनाएंगे, आपको मालूम है कि ड्राइंग को आप डेबिट कर देते हैं और परचेजेस को क्रेडिट देंगे। ठीक है, फ्रॉम यानी कि परचेजेस आप ये समझेंगे हुई नहीं थी, परचेजेस को क्रेडिट देंगे। तो यहाँ पे फिर वो जो है, क्योंकि वो परचेजेस में से लेस हो रहे हैं, तो उसमें से जो है ना फिर यहाँ से वो ड्राइंग जो है यहाँ से माइनस होगी। ओके, याद रखिएगा ये। अच्छा जी, लेस, ये टोटल परचेजेस आ गई आपके पास। यानी कि प्लस करने के बाद जो भी चीज़ आती है वो टोटल आती है। लेस करेंगे आप इसमें से परचेज डिस्काउंट, और लेस करेंगे आप परचेज रिटर्न,
एंड अलाउंस, ठीक है। इसको हम इनर कॉलम में ही लिखेंगे, अच्छा लगेगा। ये काफ़ी बड़ा हो गया असल में, इसको मैं मिटा के लेस करूँगा। रिटर्न एंड अलाउंसेस, तो यहाँ पे आ जाएगी फिगर। परचेज डिस्काउंट है 35,000 रुपये, ठीक है, ये माइनस है। और रिटर्न एंड अलाउंस बिल्कुल है, ये है जनाब 54,000 रुपये, 54,000 रुपीज़, ये है, ठीक है। ये आपने ऐड करके इसमें से माइनस होंगे, जाहिर है माइनस माइनस जो है ना वो ऐड होती है। हाँ, तो ये हो गया है 89,000 रुपीज़, 89,000 रुपीज़ ये माइनस हो गए, राइट। और उसके बाद टोटल परचेजेस में से जो भी माइनस होगी फिगर, यानी कि इसके अंदर में एक और यहाँ पे लिख देता हूँ, अभी इसके अंदर तो नहीं है इस सवाल के अंदर, और मेरे ख्याल में किसी भी सवाल के अंदर ये चीज़ नहीं दी गई है, बट ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि एक दो सवालों में ये हम बताते रहेंगे, ताकि अगर कभी जो है ना इन केस आए तो ड्राइंग, कहीं कहीं जो है ये जो ड्राइंग जो है डायरेक्ट यहाँ से माइनस होती है, ठीक है, कहीं जो है ना लोग करते हैं, लेकिन वो तरीका जो है ना सही नहीं है। जितनी भी डिलीशन हो रही है, जितनी भी कमी हो रही है, वो एक ही जगह पे जो है हम लिखते हैं। ये जाहिर है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ डैश लगा दिया, ताकि इन केस अगर आ जाए तो आपको फ़ौरन ही हो कि इन्होंने 2-3 दफ़ा जो है ना ये बताई थी यहाँ इस तरह से लिखी जाएगी। तो ये 89,000 आ गया, और ये चीज़ जनाब माइनस हो गई। माइनस होने के बाद टोटल परचेजेस में से जब आप चीज़ माइनस करते हैं तो आती है नेट 7,17,500 माइनस 89, तो फिगर होगी 6,28,500, ओके, 6,28,500। ये जो फिगर आई सब प्लस माइनस होने के बाद, ये प्लस किया, ये माइनस किया, ठीक है, इसमें से राइट, ये जो फिगर आती है ये कहलाती है आपकी नेट परचेजेस। थोड़ा नीचे लिखूं, नेट, और ये नेट परचेजेस हमेशा ओपनिंग जो है इन्वेंट्री में ऐड होती है, सही है जी। अब इसके अंदर जो है ये नुक्ता पैदा होता है कि हम अब हम ये देखते हैं कि क्या कोई ऐसा चीज़ तो नहीं है कि जो इसमें ऐड और हमने प्लस करनी है। ओके, तो अब इसके अंदर इन्होंने इसमें इन्होंने वेजेस एक्सपेंस दिया है। ये जो ऐड परचेजेस करते हैं अभी इसमें प्लस माइनस हम नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अंदर ये तो परचेजेस का हिस्सा हो गया, नेट परचेज निकाल ली, मर्चेंडाइज निकाल ली, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के 2 कंपोनेंट हमने मुकम्मल कर लिए। अब नाउ तीसरा कंपोनेंट हम ऐड करेंगे, क्या डायरेक्ट लेबर है? जी है, वेजेस दी हुई है, ओके, वेजेस डायरेक्ट इसके नीचे ऐड हो जाएगी, कितनी है 22,500, 22,500 इसके नीचे नेट परचेजेस और
मर्चेंडाइज ओपनिंग इसके अंदर डायरेक्ट एड होगी। ये तीसरा कंपोनेंट हो गया। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा कंपोनेंट हुआ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। अब अगर यहाँ पे कोई और एक्सपेंस है नहीं है, लेकिन अगर होता, यानी कि डायरेक्ट कोई एक्सपेंस होता, डायरेक्ट एक्सपेंस होता तो वो भी ऐड होता। मिसाल के तौर पर एक सवाल के अंदर है पैकिंग एक्सपेंस, ठीक है, तो यहां पे पैकिंग आ जाता, वो इधर आ जाता। ओके। या हो सकता है कि आपके पास पावर होती है, पावर इलेक्ट्रिसिटी ही होती है, याद रखिएगा। ठीक है, वो यहां पे आ जाती है, वो फिर यहां पे ऐड होती, ये सारे के सारे इधर ऐड होते। ओके, इस तरफ, हाँ, आउटर मिडिल कॉलम में ये सब ऐड होते। हो सकता है कि आपके पास मैंने कैलकुलेट करके लिखा था, क्योंकि ये एक इक्का दुक्का सवालात के अंदर आते हैं और फिर जो है बच्चों को बहुत ही ट्रबल करते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, मैं इस वजह से इस क्वेश्चन के अंदर ये लिख रहा हूँ कि मशीनरी का अगर डेप्रिसिएशन है, मिसाल के तौर पर आ जाए मशीनरी या प्लांट डेप्रिसिएशन, ठीक है, वो यहां लिखा जाएगा। इसको थोड़ा ऊपर हो गया ये चीज। फिर उसमें हो सकता है फैक्ट्री सप्लाईज आ जाए, फैक्ट्री सप्लाईज आ जाए, वो यहां पे आ जाएंगी। ठीक है, सवाल में तो वो पैकिंग आया था उसमें। सुपरवाइजर सैलरी, सुपरवाइजर ये यहाँ पे ऊपर डाल के हो सकता है सुपरवाइजर सैलरी वो लिख दे, वेजेस ना लिखे, सुपरवाइजर लिख ले, ठीक है। या कोई ऐसा लफ्ज़ लिखते हैं कि जिससे आपको पता चल जाए कि ये प्रोडक्शन के से लिंक है इसका, इस सैलरी का। ये आपने यहाँ पे लिख दिया, ये चीज़ यहाँ पे आ गई। और पैकिंग, प्रोडक्शन, मशीन, ये अमूमन इतना जो है ना बच्चों के ऊपर जोर नहीं देते, बट बच्चों को ये पता होना चाहिए, सही है, कि क्या चीज़ है। अब ये तमाम की तमाम यहाँ पे ये ऐड होते हैं और ये इसके अंदर प्लस हो जाएंगे। ओके, ये एक सवाल के अंदर पैकिंग आया था तो वो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। मेरे ख्याल में 2008 का सवाल है अगर आप देखेंगे तो। अच्छा जी, अब ये यहाँ पे ये आपने, ये चौथा कंपोनेंट है, ये आपकी उसके लिए लिख रहा हूँ इस वजह से मैं, ये 1, ये 2 है, ये तीसरा डायरेक्ट लेबर या वेजेस या सुपरवाइजर सैलरी वगैरह होता है, और चौथा जो है दूसरा डायरेक्ट जो एक्सपेंसेस होते हैं, इसमें पैकिंग भी हो सकता है। लोग पैकिंग कहेंगे कि यार ये चीज़ नहीं, पैकिंग जो मैं मिसाल दे चुका हूँ कि मिसाल कि अगर बल्क के अंदर बड़ी जो है ना उसके अंदर उसने ख़रीदी है, उसको रीपैक कर रहा है, उसको रीपैक करने के लिए वो डायरेक्ट लेबर भी दे रहा है और पैकिंग उसने मशीन लगा रखी है, 1 पाव, आधा किलो, 1 किलो, सही है, उसके अंदर वो पैक कर रहा है, उसमें उसकी जो है ना थैलियाँ इस्तेमाल हो रही हैं और पावर इस्तेमाल हो रही है ताकि वो उसको पैक करे। ठीक है, हो सकता है थैलियाँ उसने जो है ना जो पैकिंग मटेरियल है उसके ऊपर उसने नाम लिखवाया हुआ हो। बहुत यहाँ पे ब्रांड हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ना सबसे मशहूर जो है ब्रांड जो चल रहा है हमारे यहाँ कराची के अंदर, इम्तियाज़ है। ठीक है, मुमताज़ ने अपनी जो है ना ब्रांड कोई सी भी होगी तो उसके ऊपर जो भी उन्होंने थैलियों के ऊपर काम किया है उसको बल्क में ख़रीद के उसकी स्मॉल जो है ना पैकिंग की हैं, आधा पाव की भी होती है, तो
उस पर जो भी खर्चा है वो ये डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। लेकिन चूंकि है नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोगों की जहन में बैठ जाए और आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सिर्फ उतना ही ना समझें कि जितना जो है किताबों में वगैरह दिया हुआ है। नहीं, थिंक बियॉन्ड। ओके, तो अब ये दोनों हमने प्लस कर लिया। प्लस करने के बाद, बल्कि तीनों प्लस होगा ना, हाँ, 105 प्लस 6,28,500 प्लस 22,500, ये तो नील है, ये नील है, और 7,56,000 रुपये, ये आ गई फिगर 7,56,000 रुपये। ये क्या हुई? ये हो गई कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर यूज, भी सही है ना, ये यूज नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। और इस कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल के नीचे हमेशा क्या होता है, फिर आती है एंडिंग इन्वेंट्री, ठीक है, जो कि हमेशा लेस होती है। एंडिंग इन्वेंट्री, एंडिंग मर्चेंडाइज भी कर सकते हैं आप, और यहाँ पे आप लिखते हैं 30 अप्रैल। जब भी मर्चेंडाइज ओपनिंग एंडिंग लिखते हैं तो उसमें मेंशन ज़रूर करते हैं कि ये किस तारीख, क्या इसका फिगर क्या था एंडिंग का, 1,78,000 178 इसका ये फिगर आया है। आपने इसको 178, ठीक है, ये आपने यहाँ से ये माइनस करना है, माइनस 756 माइनस 178, 578,000। $578,000 जो आपके पास फिगर आई वो आई आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। ये फिगर आपको 578 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये इस तरह से आपकी निकली। अच्छा जी, 578। अब इसमें जो है, और दूसरा क्या कर रहा है, क्लोज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्लोज करना है। फिगर नजर आ रही है, एवरीथिंग फाइन, या अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास यहाँ पे आई, इसको क्लोज करना है, राइट। तो क्लोज जो है हम क्लोज बाद में करते हैं, पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये लाइन डालना भूल गया मैं, ये लाइन डल गई, ठीक है, ये हेडिंग है। अब यहाँ पे अकाउंट बनाते हैं, XYZ नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट, ये हिस्सा जो है ना थोड़ा ब्लर रहता है, इस वजह से उसको हटा दिया मैंने। यहाँ पे यही इश्यू लग रहा है, अरे यार सब्सक्राइब कर देना, मैं भूल जाता हूँ। वैसे तुम लोगों ने करना कराना तो नहीं है, लेकिन मैं यार बोल देता हूँ अपना। ठीक है, अब आपने जिस तरह से टी अकाउंट बनाते हैं, टी अकाउंट आपने बहुत सारा बनाया है, कोई परेशानी नहीं है उसमें, यहाँ तक लेके लिखेंगे हम, ठीक है, और इसको हमने ये टी अकाउंट। अब
फिगर ये डेबिट है तो ये डेबिट की फिगर उठा के यहाँ लिखेंगे, ये क्रेडिट है तो ये क्रेडिट की फिगर ये है, ये उठा के यहाँ पे लिखेंगे। चलिए जी, आओ साढ़े नाल मर्चेंडाइज ओपनिंग, $1,05,000। एक चार लिख देते हैं। परचेजेस, इसके नीचे परचेजेस यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिन अकाउंट से इंक्रीज होता है वो डेबिट पे लिख देंगे, तो सारे लिख रहे हैं हम। 6,40,000। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इन परचेजेस इंक्रीज हुआ, इन 28,500। उसके बाद इंश्योरेंस इन ट्रांजिट 11,000 रुपये। उसके बाद सेल टैक्स 38,000। ओके, ये तमाम आइटम वो हैं जिनसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज होती है, वो आपने डेबिट पे लिख दिया। अब वो तमाम एक्सपेंसेस और आइटम जिनकी वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो रही है, सही है, ये कम हो रही है, ये आपने इस तरफ लिखा, परचेज डिस्काउंट। $35,000। रिटर्न परचेज रिटर्न एंड अलाउंस 54,000 रुपये। ₹54,000। इससे ये लेस हो रही है, आपने यहाँ लिख दिए। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस आइटम की वजह से लेस हो रही है? एंडिंग इन्वेंट्री की वजह से लेस हो रही है ना, कमी आ रही है इसके अंदर, ये आपने यहाँ लिख दी। एंडिंग इन्वेंट्री एंडिंग इन्वेंट्री 34 की 178 है, 178 सही नजर आ रहा है, सही नजर आ रहा है, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, अब हम फूटिंग करेंगे, फूटिंग करके यहाँ लिखेंगे और इधर लिखते हैं। चलिए फूटिंग करते हैं हम। $1,05,000 प्लस 6,40,000 प्लस 28,500 प्लस 11,000 प्लस 38,000 8,22,500। फूटिंग आपको माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से आती है, जो भी 2-3 लोग फॉलो करते हैं, देखते हैं, उन 2-3 लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। 54,178। तो क्रेडिट की फूटिंग आ गई 267। ओके, अब आपने इसको इसमें से माइनस करेंगे। डेबिट फूटिंग बड़ी है, क्रेडिट फूटिंग छोटी है, तो डेबिट फूटिंग में से माइनस कर देंगे क्रेडिट फूटिंग। $22,500। ओह, वेजिस तो लिखी नहीं, यही मैं कह रहा हूँ, ये फर्क क्यों आ रहा है? वेजिस राइट, वेजिस तो 22,500, 22,500। 1,05,000 प्लस 6,00,000
40,000 प्लस 28,500 प्लस 11,000 प्लस 38,000 प्लस 22,500, 8,45,000। अब 8,000 जो डेबिट फुटिंग है उसमें से माइनस कर दीजिए क्रेडिट फुटिंग 267, तो बैलेंसिंग फिगर आपके पास जो आएगी वो आई आपके पास 578। ये बैलेंसिंग फिगर हुई, डेबिट फुटिंग में से क्रेडिट फुटिंग माइनस किया, और ये जो बैलेंसिंग फिगर आई दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, ये आपने बराबर कर दिया, ये आपने बराबर कर दिया, यहाँ पे 845 ये चीज हो गई, सही है। अब यहां पे लिखा जाता है कि ट्रांसफर टू, वो हम देखेंगे। अच्छा जी, हमने यहाँ पे बना लिया, स्टेटमेंट भी बना ली और साथ से अकाउंट भी बनाया, ताकि हमें दोनों आइडिया रहें कि अकाउंट किस तरह से बनता है और स्टेटमेंट किस तरह से बनती है। नाउ यानी कि क्लोजिंग किस तरह से करेंगे, इसकी क्लोजिंग। क्लोजिंग प्रोसेस कैसे होगा? वेरी सिंपल, ये जो कॉस्ट है ये डेबिट बैलेंस होता है, जाहिर है एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। जब इसको क्लोज करेंगे तो क्रेडिट करेंगे, लेकिन जब इसको क्रेडिट देंगे तो भाई डेबिट भी तो करना पड़ेगा। तो क्लोजिंग प्रोसेस आप याद कीजिए वो किस तरीके से हमने किया था। हमने एक नया अकाउंट बनाते हैं, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट। ज़रूरी नहीं है कि ये आप एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी आप बनाएं। क्लोजिंग प्रोसेस आप देख लीजिएगा मेरा, तो उसके अंदर 3 हैं। इनकम समरी अकाउंट भी कहलाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन भी कहलाता है, लेकिन वो कब है बात की बात है। यानी किताबों में अगर मिले तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो गया कि यार ये कौन सा लफ्ज़ है, ये तो हमें बताया ही नहीं था, ये तो फ़लाँ किताब में नहीं था, ये फ़लाँ उसके नहीं, ऐसा नहीं है, मुख्तलिफ हैं, कोई भी वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 578 ठीक है जी, ये डेबिट हो गया। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आपने क्रेडिट दे दिया। एक्सपेंस था, एक्सपेंस को क्लोज किया, जब एक्सपेंस को क्लोज करते हैं तो क्रेडिट दे देते हैं, क्लोज हो गया। और जब इसको जाहिर है क्लोज करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो रिस्पेक्टिव डेबिट भी तो कहीं करेंगे, तो वो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट में आपने जो है उसको क्रेडिट दे दिया। यहाँ पे ये सवाल जो है क्लोज हो गया। लेकिन एक चीज़ जो है मैं आपको यहाँ पे करवाता हूँ कि अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, मैं ख्याल सही है। सेल्स में से हमेशा नेट सेल्स आपके पास अगर किताब में कोई सी भी दी हुई है, यहाँ पे है 8,20,000 है, नेट सेल है 8,20,000। ये सवाल में पूछा नहीं है लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसमें से नेट सेल में से हमेशा लेस होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सही है जी, 578। और जो फिगर आती है माइनस करने के बाद दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। सही है, देख लेते हैं कितनी आई है, कोई मसला नहीं है। $2,42,000।
ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ठीक है, ये चीज़ जो है मैंने आपको समझाई कि ग्रॉस प्रॉफिट किस तरह से निकलता है। कहने को तो यानी कि सेल्स मेरी जो है 8,20,000 हुई है, मतलब आप ये खुश हो रहे हैं कि सेल्स मेरी कितनी हुई है, 8,20,000 हुई है। लेकिन उस 8,20,000 को कमाने के लिए आपने कितनी कॉस्ट इंकर्ड की, डायरेक्टली कितनी कॉस्ट इंकर्ड की, 5,78,000 रुपये। वो आप निकालेंगे तो फिर आप देखेंगे कि मेरे पास कितना प्रॉफिट आया है। ये वो प्रॉफिट है जिसमें से अभी आपने रनिंग डे टू डे एक्सपेंसेस जो भी हैं वो माइनस करने हैं। वो माइनस करने के बाद फिर आपका नेट प्रॉफिट आएगा, वो आगे हम देखेंगे किस तरह से। तो होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें एक स्पेशल हिस्सा है दिस, और ये यू मस्ट रिमेंबर कि ये किस तरीके से आगे चलता है ताकि आगे कोई परेशानी ना हो और हम इसको बिल्कुल नज़र तो आ रहा है। ओके राइट, अभी हम इसमें अगला सवाल भी ऐड कर लेते हैं मेरे ख्याल में। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 में ज़रा कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं, क्रॉस प्रॉफिट भी निकालना है। इसको हम यहीं पे लेक्चर को क्लोज करते हैं। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे उतार लेगा और देन वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल देन खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अज़ानें शुरू हो गई हैं यार, वो कर देना भाई, जो भी करते हो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।